नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा। तो हमारी जो अगली वीडियो है वो है बायो फर्टिलाइजर के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं एग्रीकल्चर में काफ़ी ट्रेंडिंग वर्ड जो है आए जाने माने हम रोज सुनते रहते हैं बायो फर्टिलाइजर शब्द, क्योंकि एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर की एक अलग महत्वता है। इसको कैसे बनाया जाता है, बायो फर्टिलाइजर क्या है, किस तरीके से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो इसी के लिए हम आए हैं बायो फर्टिलाइजर लैब सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के, और ये सारी जानकारी जो है हमें बताएंगे यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि बायो फर्टिलाइजर लैब की पूरी तरीके से वो देखरेख करते हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर गगन कुमार जी। तो सर वेलकम। थैंक यू मैडम। तो सर बताइए कि कैसे बायो फर्टिलाइजर जो है काम करते हैं। सबसे पहले जो हम जानना चाहते हैं कि बायो फर्टिलाइजर सर क्या है। ओके मैम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग दिल्ली से आए कृषि जागरण। आप लोग इस चीज़ को, जो कृषि से जुड़ने वाले लोग हैं या कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, उन तक ये मतलब इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी पहुंच रही है आपके द्वारा। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इतनी दूर से यहाँ आए और हमें इस चीज़ के लिए मतलब हम कर रहे हैं कि हम किसानों तक ये जानकारी पहुँचा सकें। तो बायो फर्टिलाइज़र क्या है? बायो फर्टिलाइज़र को हिंदी में हम लोग जैव उर्वरक बोलते हैं। तो ये जो जैव उर्वरक हैं, ये जो बनाए जाते हैं, इसमें जो हमारे सूक्ष्म जीव जो हमारे प्लांट्स की जड़ों में या जड़ों के आसपास में जो रहते हैं, उन्हीं से हम लोग इसको लेते हैं और इसको फिर मास प्रोडक्शन हम इसका करते हैं। मतलब इसको हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं और किसानों को दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसकी जानकारी तो पहले से किसानों को भी थी और सभी लोगों को थी, लेकिन ये जो ट्रेंड में आया है, ये 19वीं शताब्दी के बाद में ट्रेंड में आया है। अब ट्रेंड में कैसे आया है? जब 1965 या 66 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें ज़्यादा धान की ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत थी। तो हमें शुरुआत हुई कि इसमें रासायनिक जो हमारे उर्वरक हैं उनका प्रयोग शुरू हो गया। तो धीरे धीरे जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग शुरू हुआ तो हमारी पैदावार बढ़ी। पैदावार बढ़ने के साथ साथ हमें मतलब फूड जो है, खाद्य पदार्थ जो हैं वो ज़्यादा मिलने शुरू हुए, तो हमारी पूर्ति हुई। तो उससे हमारा अनाज की भी बढ़ोतरी हुई, हमारे पैसे की भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन उसी के साथ साथ अब हमें समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। वो समस्याएं क्या हैं कि हमारे हॉस्पिटल भी उसी तरीके से फुल हो रहे हैं। जिस तरीके से रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके हमारी खाद की, हमारी धान की, हमारा जो गेहूं है उसकी बोरियां फुल हुई थी, अब हॉस्पिटल उसी तरीके से फुल हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव जो हमारी मृदा है, हमारी जो मिट्टी है, उसके ऊपर पड़ता है। और मिट्टी से ही हमारे जो पौधे हैं वो उपजते हैं, और पौधे से ही हमारा जो खाने का सामान है, वो चाहे धान है, वो चाहे गेहूं है, वो आता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे अंदर ही आ रहा है, हमारे पशुओं के अंदर आ रहा है। जो हमारा मिल्क है वो भी उन्हीं से आता है। तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी के चलते हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने फिर नया तरीका खोजा कि कैसे मतलब हम इससे बचाव किया जा सके, कैसे जो दुष्प्रभाव रासायनिक उर्वरकों के डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसानों के ऊपर, हमारे पशुओं के ऊपर हो रहे हैं, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। तो शुरुआत हुई कि ये पहले से तो था कि किसान क्या करते थे, जो दलहनी फसल है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी गांठें उनकी जड़ों में बनती हैं। तो जो वो गांठें उनकी जड़ों में बनती हैं, तो उसी में जो ये हमारे जैव उर्वरक हैं, जो जैव उर्वरक में यूज होने वाले, प्रयोग होने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, वो उसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसमें किसान पहले क्या करते थे, दलहनी फसलों को उगाते थे और उसको फिर उसी मिट्टी में थे, तो उससे उनकी जो है उपज बढ़ती थी। लेकिन वो एक सीमित एरिया में सीमित था। तो कृषि वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वहां से उसको निकाल के जो गांठें हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जो लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं असल में, उनको निकाल के उनको गुणन किया। मतलब हमारी जो प्रयोगशाला है उसमें उनको पहले निकाला जाता है, फिर उनकी जांच की जाती है क्या वो खेत में हमारे काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो हम भी आपको बताएंगे। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, हमारे विद्यार्थी भी यहाँ पे काम करते हैं। आपने प्रयोगशाला के लिए बोला, तो अभी हम आपके लैब में चलते हैं और देखते हैं कि हाँ जी बिल्कुल। तो वहीं पे हमारे कुछ विद्यार्थी हैं, वो आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है, कैसे मतलब इनको प्रयोग किया जाता है, किन किन मतलब फसलों में प्रयोग करते हैं और हमें सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। हाँ, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग इसमें चूक कर देते हैं कि कैसे हम
सही से करें, इसको सही से पहचानना, सही से इसको अपना रखना, कहाँ पे इसको स्टोर करना है वो बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारा लैबोरेटरी है, मतलब प्रयोगशाला है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स अभी हमारा जो ये प्रयोगशाला है इसमें हमारे स्टूडेंट जो हैं अभी उस चीज को सीख रहे हैं। ठीक है, अभी हम स्किल बेस पे मतलब स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। अब यहाँ से सीखने के बाद में हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अगर कृषि से जुड़ना चाहते हैं तो कृषि से जुड़ सकते हैं, अगर वो बिजनेस या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, या फिर वो किसी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। मतलब ये है कि हम विद्यार्थियों को पूरी तरीके से तैयार करते हैं कि वो आगे या तो पढ़ें या अपना एंटरप्रेन्योरशिप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, या फिर या कृषि से जुड़ जाएं, तो पूरी तरीके से एकदम तैयार होकर यहाँ से निकलते हैं। तो यही हमारा ध्येय है, मतलब अलग अलग यूनिट यहाँ पे आप कवर कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने कवर किया है, तो जैसे बायो फर्टिलाइजर का यूनिट है हमारा, इसी के साथ साथ हम अभी दूसरा यूनिट शुरू करना चाह रहे हैं बायो पेस्टिसाइड। अब बायो पेस्टिसाइड क्या होता है, इसमें हम सूक्ष्म जीव को हमारे जो जैसे मैं बता रहा था कि मैं पादप रोग विज्ञान विभाग का मतलब आज ये सहायक आचार्य काम कर रहा हूँ। तो पादप रोग विज्ञान विभाग क्या है कि वो जो हमारे पौधों में जो बीमारियां लगती हैं तो उनको कैसे मतलब हम कम करें, कैसे वो बीमारियों से बच सकें, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हमारा दूसरा लैब जैसे बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, वैसे ही जैविक हमारा पेस्टिसाइड है, हमारे जो दवाइयां हैं जैविक वो हम बनाने जा रहे हैं इसी के साथ साथ, तो उसको भी हम लोग आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे हमें बायो फर्टिलाइजर को कैसे यूज करना है। तो ये जैसे राइजोबियम है, ये पौधों की गांठों में पाया जाता है। ठीक है, तो पौधों की गांठों में यह सहजीवी के रूप में काम करता है। तो उसको हमें जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप हमारे हैं, मतलब दलहनी फसलें जो हैं उसी में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अजोटोबैक्टर, जिसको अजोटोबैक्टर क्या है, ये मतलब फ्री लिविंग है, मतलब ये जो हमारा जड़ों के आसपास में पाया जाता है, और इसको हम जो हमारा दलहनी फसलें नहीं है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा गेहूं है या मक्का है तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं ध्यान रखने वाली, जो हमारे किसान भाइयों को समझनी चाहिए कि कौन सा जैव उर्वरक है किस फसल में यूज करना चाहिए। जैसे एजोस्पिरिलम है वो हमारे जो गेहूं है उसमें यूज होता है। ब्लू ग्रीन एड की नील हरित शैवाल भी हम उसको बोलते हैं, किसान भाई उसको नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। तो उसको जो है उसको हमें जो हमारा ये धान है इसको हम इंग्लिश में राइस बोलते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इनका मेन काम क्या है, जैसे कि हमारा हमें रेगुलर हमारा मतलब वो चलता रहता है एक लाइन में कि एक के बाद एक फसल हम लेते रहते हैं। तो हमारी जो मृदा है, हमारी जो भूमि है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसको प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप लोग बायो फर्टिलाइजर का मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं? हाँ जी, वो कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि राइजोबियम के बारे में मैं बात करूंगा पहले। तो राइजोबियम जो है वो दलहनी फसलों की जड़ों में जो गांठें बनती हैं आप देखेंगे तो उसमें भरपूर मात्रा में वो मिलता है। तो सबसे पहले हम वो प्लांट मतलब वो पौधे कलेक्ट करते हैं दलहन के, उसमें से वो जो गांठें हैं वो निकाल के उसमें से फिर हम उसको एक मतलब उसका जो नेचुरल फूड है वो हमें एक कृत्रिम तौर पे यहाँ लैब में बनाते हैं, और उसको हम फिर उसको मतलब मास मल्टीप्लिकेशन या उसका गुणन करते हैं। ठीक है, अभी कुछ डेमो वगैरह। हाँ, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से मतलब ये एक तरल रूप में हमने बनाया है। तो ये तरल है, और ये जैसे ये है हम चारकोल पाउडर की मतलब हम पहले उसको वहां से जड़ों से उसकी निकालेंगे, या जो जड़ों में गांठें हैं उससे उसको निकालेंगे। उसके बाद उसको यहाँ पे हम उसको उसका गुणन करेंगे, मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हम उसको अलग अलग उनका फूड देके उनको हम उसको मतलब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम अभी दो तरीके से कर रहे हैं, एक तो हम पाउडर फॉर्म में करते हैं, दूसरा हमारा है कि हम तरल फॉर्म में करते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में हम उसको कर सकते हैं। तो सर इसको जैसे कोई ऐसा फिक्स होता है कि हाँ हमें सिर्फ इसको मतलब जैसे धान है गेहूं इसी में डालना है, या सब्जियों के लिए अलग या फलों के लिए अलग? यही हमें सावधानियां बरतनी है कि हमें जैसे राइजोबियम है वो खाली दलहनी फसलों में हम यूज कर सकते हैं, दूसरी फसलों में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं होगा। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सा जो जैव उर्वरक है किस क्रॉप में हमें यूज करना। राइजोबियम जो है वो दलहनी फसलों के लिए है, अजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलम जो होते हैं वो नॉन दलहनी फसलों में हम यूज कर सकते हैं, जैसे मक्का है, धान है, या फिर जैसे गेहूं है। उसके बाद में हम अगर नील हरित शैवाल की बात करें, जिसको साइनोबैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं,
वो राइस में बहुत अच्छी तरीके से नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसके बाद में जो हमारा आता है माइकोराइजा, जी सर, ठीक है। तो माइकोराइजा जो है वो जो हमारे सोयल में, हमारी मृदा में जो फॉस्फोरस होता है वो अघुलनशील अवस्था में रहता है, तो उसको घुलनशील अवस्था में बना के वो पौधों को देने के काबिल बनाता है, जिससे पौधे उसको आसानी से मतलब ले सकें और अच्छी उपज हमें दे सकें। तो सर इसकी क्वांटिटी मतलब कुछ होता होगा ना कि हाँ इस फसल में फिर हाँ, मात्रा में अलग अलग क्रॉप में इसको हम, हमारी अलग अलग मात्रा होती है। जैसे अगर हम पाउडर थोम की बात करें तो हम इसको 3 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसे अलग अलग क्रॉप में अलग अलग इसका होता है। जैसे हम बनाएंगे जो कोई भी कंपनी बायो फर्टिलाइजर बनाती है या उर्वरक बनाती है, तो उसके ऊपर प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन रहता है कि किस क्रॉप में इसका कितना क्वांटिटी हम डालते हैं। तो इसकी अलग अलग विधियां होती हैं, तो मैं इन विधियों के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट विधि है वो है बीज शोधन विधि। तो बीज शोधन विधि एक बहुत ही मतलब अच्छी, और हम सबको इसको मतलब यूज करना चाहिए। किसान भाइयों से मेरी अपील भी है कि इसको जो जरूर युवा लोग यूज करें। तो क्यों यूज करें? जैसे अगर हम अपना ही देखें, बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए माँ का दूध बोलते हैं बहुत जरूरी होता है 6 महीने के लिए। तो ऐसे ही हमारी क्रॉप में अगर हम जैव उर्वरक का यूज करेंगे, उसको मतलब उसका जो बीज है उसी में हम उसको अप्लाई कर देंगे, तो हमारा पौधा जो पनपेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत ही मतलब ताकतवर होगा और हमें अच्छी उसका पैदावार मिल सकेगी। तो हम बीज शोधन के द्वारा उसको यूज कर सकते हैं। बीज शोधन को हम कैसे यूज करेंगे? तो हम जैसे ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास है, तो इसका हम कुछ क्वांटिटी मतलब 10 ml, 20 ml या 30 ml अलग अलग क्रॉप के हिसाब से हम इसको लेते हैं। उसको फिर हम पानी में मिक्स कर सकते हैं। पानी में उसको मिला के उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर जो होती है उसको हम मिला सकते हैं, ताकि वो सीड से अच्छे से चिपक जाए। तो उसको फिर हम सीड को उसमें हमें डुबो देते हैं और उसको 20 से 30 मिनट हम उसमें रखते हैं। उसके बाद उसको 30 मिनट के लिए या 45 मिनट के लिए उसको छाया में सुखा देते हैं। उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। सर जैसे बायो फर्टिलाइजर हम देखते हैं एग्रीकल्चर में आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में लगता है, मतलब हर चीज में अगर देखा जाए एग्रीकल्चर का अगर नाम लिया जाता है तो बायो फर्टिलाइजर बहुत जरूरी। तो सर बायो फर्टिलाइजर क्यों जरूरी है क्रॉप के लिए, वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, बायो फर्टिलाइजर क्यों जरूरी है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि बायो फर्टिलाइजर हम लोग जो है रासायनिक उर्वरक यूज कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरक से क्या होता है, मैं इसको एग्जांपल दे के बताऊंगा कि जैसे हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन या एलोपैथिक दवाइयां यूज करते हैं, तो सबको पता है कि इनका नुकसान है, लेकिन हम उसका मतलब एकदम तुरंत उसका रिजल्ट लेने के लिए, तुरंत उसका प्रभाव जहाँ होता है ज्यादा होता है, तो हम उसी को यूज करते हैं। आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक यूज नहीं करते हैं, जबकि पता है कि वो भी करेंगे आराम, लेकिन थोड़ा टाइम से उसको टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से हमारे किसान भाई हैं, कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं वो रासायनिक उर्वरक यूज कर रहे हैं, तो ताकि हमें ज्यादा पैदावार मिले और कम समय में मिले, तो उसके लिए रासायनिक उर्वरक यूज कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे उसके दुष्प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। दुष्प्रभाव क्या है? एक तो हमारी जो मृदा है, हमारी जो मिट्टी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। मिट्टी की जो गुणवत्ता खराब हो रही है, क्योंकि वो तो जननी है पेड़ पौधों की, अगर उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी तो उसमें जो है पेड़ पौधे वो अच्छे से उपज नहीं दे पाएंगे। अगर वो उपज भी देंगे तो क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ उसका टॉक्सिक वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर वो चारा हम उगाते हैं तो पशुओं को जाएगा, पशुओं से जो दूध आएगा वो हमारे पास ही आना है किसी न किसी रूप में, वो उसका दही बन गया या पनीर बन गया या कुछ भी बन के आएगा, तो खाना तो हमें ही है। तो धीरे धीरे इस स्लो पॉइजन का इफेक्ट हमारे शरीर में डालते हैं। आजकल आप देख भी रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां, किडनियां खराब हो जा रही हैं लोगों की। तो वो सब जो है रासायनिक जो हमें हमारी कृषि में, हमारे खेतों में यूज कर रहे हैं, उसी का इफेक्ट है। तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए, उस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अब हम एक विकल्प के तौर पे कृषि वैज्ञानिकों ने जो हमारा एक जैव फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, उसकी शुरुआत की है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अभी ये ज्यादा मतलब इसको लोग जान रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। ठीक है, आप किसी मॉल में जाओगे तो सबसे पहले मैं भी जाके देखूंगा कि बाबा रामदेव का कोई प्रोडक्ट है कि नहीं है, हैं? या किसी दूसरी कंपनी का कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि जो जिसको हम जानते हैं कि हाँ ये अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत हो रही है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम रसायन को यूज नहीं करेंगे। और सर तो इनकी बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते क्या क्या सावधानियों जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, तो जैसे ही कंपनियां हमारे जैसे जो इसको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, हम भी यहाँ पे मतलब अभी तो जो है कि हम अपना जो हमारे पास
100 एकड़ से ज्यादा के फार्म है हमारे कृषि विद्यालय के पास में, जो सेंचुरी यूनिवर्सिटी है हमारे पास 100 एकड़ से ज्यादा फार्म है। अभी तो हम उसी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम इसको किसानों के लिए भी प्रोड्यूस करने वाले हैं, मतलब किसानों के लिए भी बनाने वाले हैं। तो सावधानियां किसान भाइयों को या जो इसको यूज कर रहे हैं उनको क्या रखनी है, तो सबसे पहले तो यही है कि जब हम कहीं से इसको खरीद के लेके आते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर जो उसकी जानकारी है वो अच्छे से पढ़ लें कि वो किस फसल के लिए, पता चला कि आप धान में यूज करने के लिए हैं और आप राइजो भी हम लेके आएंगे तो वहाँ पे उसका कोई अच्छा फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले है कि उसका जो उसके ऊपर जानकारी है वो अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद क्या है कि अगर उसको आप ला के कुछ दिनों के लिए रख रहे हैं तो उसको 25 से 30 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर है उसी पे रखें, ज्यादा टेम्परेचर पे ना रखें, नहीं तो हमारा जो सूक्ष्म जीव है वो मर जाएगा और उसका कोई फायदा फिर यूज करने का नहीं होगा। उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें कि कब तक वो काम करेगा, उसके बाद उसका यूज करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव है, जीव है तो उनका भी एक लाइफ होता है। अगर उनका लाइफ खत्म हो गया, आप उसको डेड हो गया, वो मर गया, आप उसको खेत में डाल रहे हैं तो फिर आप उसको कोई फायदा नहीं होगा, आप कंपनी के ऊपर उसको बोलेंगे कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसकी जानकारी ये चीजें अच्छे से हमारा एक डिस्क्रिप्शन, एक जानकारी जो हमारे पैकेट के ऊपर रहती है, हमारे जो तरल पदार्थ जो हम बनाते हैं ये जैव उर्वरक, उसके ऊपर रहती है, उसको अच्छे से हमें जान लेना चाहिए। स्टूडेंट्स भी हैं? हाँ, ये स्टूडेंट्स हमारे जो BSc AG के ALP स्टूडेंट्स हैं। अभी ये हमारा जो 100 एकड़ का जो हमारे पास फार्म है, 100 एकड़ से ज्यादा का है, बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए जो हमें जो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक बना रहे हैं तो ये हमारे विद्यार्थी उसमें काम करते हैं। तो ये एक एक करके बताएंगे कि कैसे ये लोग इसको सीख रहे हैं और कैसे इन्होंने इसको आइसोलेट इसको पौधों की जड़ों से निकाला है। तो एक एक करके लोग बताएंगे। इसमें से कुछ हैं जो जैव उर्वरक पे काम कर रहे हैं, कुछ हैं जो बायोपेस्टिसाइड जो हमारी दवाएं हैं जो पौधों में बीमारी लगती है उसके लिए भी हमने स्टार्ट कर दिया है, शोध स्टार्ट हो गया है। तो उसको भी हम फ्यूचर में आगे आने वाले समय में प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे 2-3 स्टूडेंट है उस पर भी काम कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में बताएंगे। तो आप इनसे थोड़ा सा जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप में अलग अलग चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें तो काफी फायदा रहेगा। फर्टिलाइजर के बारे में मैं बता दूंगा। फर्टिलाइजर हम सॉइल को फर्स्ट राजिस्फीयर से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद मिट्टी को रूट्स को निकाल के उसको सीरियल डाइल्यूशन करते हैं। सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद हम मीडिया बनाते हैं, जो मीडिया में उसको सीरियल डाइल्यूशन से ऑर्गेनिक करके देके उसमें ग्रोथ कराते हैं, उससे प्योर कल्चर बनाते हैं। प्योर कल्चर से हम सब कल्चर बना के ये प्रोड्यूस करते हैं। फिर यहाँ से जो प्रोसेस है ये शुरू का ये पूरा रहता है। तो जैसे आप लोग काफी ज्यादा फर्टिलाइजर्स में तो होता है ना, आप आगे इसको किस तरीके से देखते हो करियर में कि हाँ इसका क्या, जैसे आप लोग अभी आने वाले जनरेशन की काफी फर्टिलाइजर जो बायो फर्टिलाइजर है काफी ट्रेंड में चल रहा है, तो इसको आप आगे किस तरीके से फ्यूचर में देखते हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फ्यूचर। सो हम लोग कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, हम खुद बना के देखे हैं तो इसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसका उर्वरता भी देख रहे हैं हम कैसे उपयोग हो सकता है। फिर फार्मर्स के लिए भी है ये काम की चीज, तो फिर एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छा आइडिया है। ओके, तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम देख सकते हैं काफी अभी ट्रेंडिंग में होने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर लोग अभी हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो उस चीज़ को लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग आगे जाके काफ़ी ट्रेंड में चलने वाला है। तो आप उसको उस तरीके से भी देख रहे हो, जैसा चीज़ों को लेके लोग हेल्थ को लेके चल रहे हैं तो उस हिसाब से आप देखकर आगे उसमें अपना करियर को देख रहे हो। तो सर एक बार आप अपना लैब भी हमें विजिट करा दीजिए, थोड़ा एक बार हम देखें किस तरीके से जो है काम होता है। हमारा लैब सेटअप है जिसमें हम अपना अभी जैव उर्वरक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये पूरा सेटअप है जिसमें हम आइसोलेशन से लेके उसका मास प्रोडक्शन उसको गुणन करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। तो यही है यहाँ पे अंदर हमारा ये जो है गुणन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कृषि फार्म के लिए, तो ये चीज़ें हम यूज करते हैं। पूरा प्रोसेस है जहाँ पे लैब है, जहाँ पे हम उसको पौधों की जड़ों से या पौधों की गांठों से निकालने से लेके उसको गुणन करने तक उसको ज़्यादा मात्रा में
अपने फार्म के लिए अभी हम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया है। और इसके बाद मतलब आने वाले टाइम में हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं ताकि हम किसानों को भी इसको दे सकें और किसानों को जो हमारे आसपास के जो किसान हैं वो भी इसका फायदा दे सकें। कि किस तरीके से वो मतलब ये इस्तेमाल करके जो है अपने जो क्रॉप या कोई भी चीज की खेती है उसमें वो हम लोग कीड़े मकोड़े ये जो जैव उर्वरक है इसको तो हम लोग पोषक तत्वों की जो कमी होती है पौधों में, जैसे हम अपने लिए भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, पोषक तत्व यूज करते हैं, अगर हड्डियों में कमजोरी है तो कैल्शियम यूज करेंगे, तो इसी तरीके से पौधों में भी इस चीज की कमी होती है। हाँ, तो जो पोषक तत्वों की कमी होती है रासायनिक उर्वरक की बजाय रासायनिक उर्वरक के विकल्प के तौर पे हम जैव उर्वरक यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हम पौधों में जो बीमारियां लगती हैं उसके लिए भी हम एक यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम जो पौधों की बीमारियां लगती हैं उसके लिए हमने शोध स्टार्ट किया है। तो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जो पैथोजन हैं, जो हानिकारक जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं हमारे पौधों को, उनमें जो बीमारियां लगती हैं उसको कम करने के लिए भी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें जो है ये जो ग्रीन जो आपको दिख रहा है ये ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। जो हमारे जो विद्यार्थी हैं जो इसके ऊपर काम करें उन्होंने इसको पौधों की जड़ों से जो उसके आसपास का एरिया है उससे इसको निकालते हैं जो स्वस्थ पौधे होते हैं। और जो अब ये व्हाइट जो देख रहे हैं जो सफेद कलर का है ये जो है ये हानिकारक जीव है जो चने में एक रोग होता है विल्ट उसको करता है। हाँ, उसको मतलब उससे पौधे को मतलब मार देता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर मतलब एकदम उसको रोक रहा है। हाँ, तो इसकी यहाँ पे जो है इसकी ग्रोथ कम है। और जो ग्रीन वाला हमारा जो लाभकारी जीव है इसकी ग्रोथ ज्यादा है। तो सबसे पहले हम किसी भी सूक्ष्म जीव को जब निकालते हैं पौधों की जड़ों से या पौधों की गांठों से या जड़ों के आसपास के थे या फाइलोस्फीयर से जैसे भी हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसकी टेस्टिंग अपनी प्रयोगशाला में करते हैं कि वो जो डिजीज के लिए हम उसको यूज करने जा रहे हैं, बीमारी के लिए हम उसको यूज करने जा रहे हैं, उसके लिए वो मतलब काम करेगा कि नहीं करेगा। इसी तरीके से हम जैव उर्वरक को भी चेक करते हैं क्या वो पोषक तत्वों में वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम उसको पहले यहाँ पे उसका शोध होता है प्रयोगशाला में, उसके बाद ही उसको खेत में हम लेके जाते हैं कि वहाँ पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो ये हमारा जो बायोपेस्टिसाइड है तो इसके बारे में भी हमारे जो विद्यार्थी हैं थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो अनुश्रुति है ये इस पे काम कर रही है और किंशुक मंडल है ये हमारे दो विद्यार्थी हैं जो इस पे मतलब जो बीमारियों के लिए जो बायोपेस्टिसाइड हमारा है उस पर अभी लोग काम कर रहे हैं। तो ये बताएंगे कि कैसे इसको ये निकाले हैं, कैसे इसको मतलब उसको प्योरीफाई किए हैं और कैसे इसको आगे इसमें क्या कर रहे हैं। तो प्लीज आप इसके बारे में हमें थोड़ा अच्छे से बताइए। मैम पहले हम लोग अलग अलग वेजिटेबल्स का पौधा कलेक्ट कर लेते हैं तो वो पौधा पूरा डिजीज फ्री होना चाहिए। अगर पहले से डिजीज मतलब उस पर रह जाता है तो ऐसा हम लोग प्योर ट्राइकोडर्मा नहीं पाएंगे। हम लोग पहले डिजीज का पौधा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ पर रूट में जो मिट्टी लगा हुआ होता है उसको अलग कर लेते हैं, फिर उसका सीरियल डाइल्यूशन करते हैं, फिर उसको ट्राइकोडर्मा मीडिया में हम लोग इनोकुलेट करते हैं। फिर 2 दिन 4 दिन के बाद उसमें मतलब वो मिट्टी में जो जो पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सबका ग्रोथ होता है जी। तो हम लोग उसमें से सिर्फ ट्राइकोडर्मा को अलग करके फिर अलग मीडिया में डालते हैं, अलग ट्राइकोडर्मा मीडिया में डालते हैं। ट्राइकोडर्मा को कैसे पहचानते हो? वो ग्रीन कलर का होता है और बाकी पैथोजन बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग दिखता है। तो जो ग्रीन कलर का ट्राइकोडर्मा है तो हम लोग उसको अलग करके और मीडिया में डालते हैं, फिर वेट करता है उसका ग्रोथ होने तक। उसका फिर ग्रोथ हो जाए तो हम लोग एक पैथोजन लेके उसके साथ ऐसे डुअल कल्चर बोलते हैं इसको। एक पैथोजन एक पेट्री प्लेट में ये पैथोजन है और ये ट्राइकोडर्मा है, दोनों को इनोकुलेट करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ट्राइकोडर्मा का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। ट्राइकोडर्मा का ग्रोथ ये पैथोजन का ग्रोथ को रोक लेते हैं। अच्छा, इसका ड्यूरेशन लगभग क्या होता है वो पूरा ऐसे ये होने में 5 दिन का मतलब लगभग समय लग जाता है। हाँ, जैसे कि ये जैविक प्रक्रिया है और हम लोग कोई केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए पूरा गायब नहीं होगा, सिर्फ इसका ग्रोथ कम हो जाएगा कि उसे हम रोक सकते हैं इसका इस्तेमाल से। तो काफ़ी स्टूडेंट भी इसके ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं सर के अंडर में रह के, क्योंकि हमारा फ्यूचर अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है और काफ़ी ट्रेंड में भी है, क्योंकि लोग
ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो पेस्टिसाइड ज़्यादा केमिकल का ना इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक तरीके से जो फल सब्जियाँ लोगों को खाना ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं असर करता है। तो सर जो एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे जो फार्मर है या फिर स्टूडेंट है बायो फर्टिलाइजर में कुछ आगे अपना करियर या फ्यूचर देख रहे हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सर कुछ एडवाइस जो उनको ध्यान में रखने की जरूरत है, कुछ बातें? जो स्टूडेंट्स बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड में काम कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर तो ब्राइट है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ्यूचर ब्राइट है। जैसे सुदीप्ता ने हमारे जो विद्यार्थी हैं उसने बताया है, तो 2025 तक 25 और 26 तक ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड का जो ये है बिजनेस है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। लगभग 26% इसका इसमें ग्रोथ होने वाला है। तो हमारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी इसमें बहुत अच्छा है, या जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं तो उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग इससे जुड़ भी रहे हैं, उसको मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब जितना ज़रूरत है अभी उतना इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसी के चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी की जरूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जैव उर्वरकों की या फर्टिलाइजर की जरूरत है, इतना मतलब नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि क्वालिटी प्रोडक्शन। अब क्वालिटी प्रोडक्शन कौन करेगा? जो उसको अच्छे से सीखेगा। तो हम वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को अच्छे से सिखा रहे हैं कि ताकि उसका क्वालिटी भी मेंटेन करें, क्योंकि जैव उर्वरक में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, इसका क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाता है जी। हाँ, ज़्यादातर किसानों को पता नहीं चल पाता है कि उसका एक्सपायरी हो गया कि नहीं हो गया, या कितना एक्सपायरी है, या उसका एक्सपायरी 10 दिन है, 15 दिन है, तो पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन में उसको 10-15 दिन हो गया किसानों तक पहुँचते, तो फिर उसका कोई मतलब महत्व नहीं है यूज करने का। तो इन चीज़ों की सावधानी रखनी है, और इसमें भविष्य बहुत ही सुखद है हमारे विद्यार्थियों का भी, और जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, अगर इसमें वो आना चाहते हैं बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्शन या बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, तो इसमें बहुत ही अभी स्कोप है। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मुझसे शेयर की हैं, और आई होप कि जो सभी काफ़ी बायो फर्टिलाइजर को लेके जो इसके फ़ायदे हैं, इसकी सावधानियां हैं, और उसका क्या आगे होने वाला फ्यूचर है, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और जो यहाँ के स्टूडेंट है जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, वो भी फ्यूचर में काफ़ी ब्राइट होने वाला है। तो बने रहिए कृषि जागरण के साथ, और आने वाले वीडियोज़ में आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।